दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान मंडल पर। बिहार दरोगा के पीवाईक्यू के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 22/12/2019 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो पीवाईक्यू उसमें रामबाण की तरह काम करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को देख कर जाएं, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तभी आपको पता चलता है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। और जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया तभी आप उस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाते हैं। तो हम आपके लिए इसी दृष्टिकोण से कि आप इस बिहार दरोगा के परीक्षा को आसानी से पास कर जाएं, पूरे साल के पीवाईक्यू को व्यवस्थित ढंग से पूरी अच्छी तरीके से सारे आंसर्स को व्याख्या करके ला रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहले से देखते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए सारे वीडियोज़ फ्री में ला रहे हैं और आगे भी यह बिल्कुल फ्री ही रहेगा। बस आप लोगों से हमारी एक ही अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम जैसे ही पीवाईक्यू की यह सीरीज़ ख़त्म होगी आपके लिए रेगुलर बेसिस पर सारे क्लासेस भी करवा देंगे। बस आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। दोस्तों, तो यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी मेज़बानी इंडिया ने किया था। अगले ऑप्शन को देखते हैं। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। ये भी सही है क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत यह मुकाबला जीता था। अगला ऑप्शन है 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन गलत है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए और इस पर वैश्विक उष्मीकरण और प्रदूषण इत्यादि को कंट्रोल करके पृथ्वी को जीने योग्य बने रहने देने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 अप्रैल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सबसे पहले हम सेबी के बारे में बात करते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको 1988 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्न में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो सामाजिक, कानूनों, राजनैतिक, आर्थिक। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में तो बताया गया है, लेकिन कानूनी न्याय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानूनों। तो हम अपने ऑप्शन को टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह श्रीलंका में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई सजेशन देना हो हमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 65 के अनुसार। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति किसी कारणों से अपने पद पर कुछ समय के लिए अच्छे तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर वो विदेश चले गए हैं या स्वास्थ्य कारणों से ही वो अपने पद पर अपने पद का जो कार्यभार है वो सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उसके पद पर बैठा दिया जाता है। और अगर बात करें उपराष्ट्रपति भी न हो तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको उस पद पे बैठा दिया जाता है। तो यह अनुच्छेद 65 के अनुसार होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा में। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपच्यून का उपग्रह है। दोस्तों अगर हम इस ऑप्शन में जितने भी ग्रह के नाम दिए हुए हैं उन सब के उपग्रहों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो शनि के पास है, और शनि के पास कुल ज्ञात 146 उपग्रह हैं। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है जुपिटर, जिसके पास अभी तक ज्ञात कुल 80 उपग्रह हैं। और उसके बाद के सवाल की ऑप्शंस की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा यूरेनस, जिसके पास कुल 27 उपग्रह हैं। और इसके बाद हमारा आ जाएगा जुपिटर, जिसके पास कुल 14 उपग्रह हैं। दोस्तों अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो उसका नाम है गनीमेड, जो कि जुपिटर का उपग्रह है। और आपको पता ही होगा कि जो शनि है उसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, और उन्हीं छल्लों के साथ साथ में जो शनि की उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन उपग्रहों के कारण ही उसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। रक्षा, तो ये तो संघ का विषय है। रेलवे भी संघ का विषय है। स्थानीय शासन, जी स्थानीय शासन संघ का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह सवाल बार बार रिपीट होता है। आपको पता होगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान जो 80 साल की उम्र में लोहा लेने वाले बहादुर थे उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। इन्होंने गंगा नदी को पार करते समय जब इनके बाजुओं में गोली लग गई तो अपनी हाथ खुद से काटकर गंगा मैया में फेंक दिए थे। इनकी बहादुरी की अगर हम तुलना करें तो कोई भी इनके सामने टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग लड़े आज़ादी की लड़ाई में उनकी कहानी अलग है और वीर कुंवर सिंह अलग खड़े पाए जाते हैं, क्योंकि ये उस समय लड़े जब इनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। दोस्तों अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से थे, और जो तात्या टोपे थे ये नाना साहेब के ही सैनिक अध्यक्ष थे, और जो नाना साहब थे ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 26। अगर हम अपने अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 23 को। तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बेगार के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। और अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें बालात श्रम को रोका गया है,
यानी कि इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसमें शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो दोस्तों अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो यह हमारे देश के नागालैंड राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल, उसी के नाम पर इसका नाम जो है हॉर्नबिल रखा गया है। और यह नागालैंड में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो इसको हम कहते हैं मित्र शक्ति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ब्रेंड मोंड राई जापस में जनन होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजाणु गठन द्वारा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कृपया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमें आपके कमेंट का बेहद इंतज़ार रहता है। हम चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पूछें और हम उसका उत्तर दें। अगला सवाल है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तान अब्दुल्ला। हमारा अगला सवाल है गणित का सवाल है। हम आपको बोले हैं कि गणित के सवालों को हम अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैराडे ने। अगले सवाल को देखते हैं। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, मतलब स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाले जल राशि को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्के की खाड़ी जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ सटती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे। दोस्तों तो इसके जो लेखक थे वे थे कालिदास, और यह एक प्रेम कहानी है जिसमें कालिदास ने मालविक और अग्निमित्र के बीच के प्रेम पर इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और इनकी अन्य रचनाएं थी रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। बाणभट्ट की बात करें तो इनकी रचना है कादंबरी। कबीर की बात करें तो इनकी रचना है बीजक। और अगर सूरदास की बात करें तो इन्होंने लिखा है सूरसागर। हमारा अगला सवाल है पुंगानुर एक नाम है। दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पुंगानुर है एक प्रकार की गाय का नस्ल है। गाय की अन्य नस्लों की बात करें तो जर्सी वगैरह आते हैं। बकरी की अगर नस्ल की बात करें दोस्तों तो काश्मीरी, जमुनापरी प्रमुख बकरियों के नस्ल हैं। भैंस के नस्ल की भी बात कर लेते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि मुर्रा भैंस की नस्ल है। अगले सवाल को देखते हैं। नोंगकरेन डांस फेस्टिवल। नोंगकरेन जो डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में किया गया था। अगले सवाल को देखते हैं। समाचार पत्र रस्ट गोफ्तार मतलब कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से
किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारसी धर्म से। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं चमगादड़ के पंख, तो ये तो समरूपी अंग है। पक्षी के पंख, ये भी हैं। कीड़े के पंख, ये भी हैं। बंदर के हाथ, जी नहीं, ये समरूपी अंग में नहीं आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अपने अगले सवाल को देखते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1946। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में संविधान सभा का गठन करके और संविधान के निर्माण करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा एक समिति भेजी गई थी, जिसमें 3 लोग थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टोफर्ड क्रिप्स। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। कैलोरी, जी ये तो ऊर्जा की इकाई है। BTU भी है, जूल भी है, पर फोन ऊर्जा की इकाई नहीं है। दोस्तों, जो फोन है यह ध्वनि प्रबलता की इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोन, जो ध्वनि प्रबलता की इकाई है। ध्वनि प्रबलता। अगले सवाल को देखते हैं। भारत ने किसकी सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। हमारा अगला सवाल है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोथल है वह एक सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है और यह उस समय का बंदरगाह हुआ करता था, जो वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है, और यह भोगवा नदी के किनारे है। और अगर भोगवा नदी की बात करें तो यह साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भोगवा किसकी सहायक नदी है, तो यह साबरमती नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? और हमारे ऑप्शंस हैं प्रतिषेध, तो इसका तो उल्लेख है। परमादेश का भी है, अधिकार परीक्षा का भी है, लेकिन आदेश, ऐसा कोई रीट हमें नहीं दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदेश। अगर सभी रीट की बात करें तो उसमें हमारा आएगा प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण, यानी कि जो 2 बाकी है वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1977 में। अपने अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, जी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह बात बहुत ही गौर करने वाली है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी एक योग्यता यह होती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है उसमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता को देखेंगे तो उसमें यह लिखा गया है कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो ओलिव रिडले कछुआ होता है यह उड़ीसा के भितरकनिका अभयारण्य में बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। ये कछुए समुद्र को पार करके दूर दूर से वहाँ पे आ जाते हैं और कम से कम हजारों की संख्या में देखे जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पर्यटक बहुत आकर्षित होते हैं। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो वह है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं।
मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्वियोली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतया एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, जी बिल्कुल नहीं। इथेनॉल तो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, क्योंकि दोस्तों आप देखे भी होंगे कि शराब में लोग पानी मिला मिला कर पीते हैं, तो वो तो एक प्रकार का इथेनॉल ही है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगले सवाल को देखते हैं। के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं? दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालय, ये तो नेपाल में है। महाभारत श्रृंखला भी नेपाल में है। शिवालिक भी नेपाल में है। लेकिन जो अराकान युमा है ये चीन में है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अराकान युमा। अगले सवाल को देखते हैं। ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। अगले सवाल को देखते हैं। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपवर्तन। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें तारों से ज़मीन पर आती है तो उसके बीच में कई सारे छोटे छोटे कण आते हैं, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह थोड़ा सा मुड़ जाती है, और उतने समय के लिए प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ पाती है। तो उस समय तारा थोड़े सेकंड के लिए हमें नहीं दिखता है, फिर दिखता है, फिर नहीं दिखता है। इसको तारों का टिमटिमाना कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। दोस्तों इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और अगर न्यूटन के द्वितीय गति नियम की बात करें तो उसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर जो फोर्स लगता है वह संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। इसी से हमें फार्मूला मिलता है F बराबर ma, दूसरे गति नियम से। और अगर तीसरे गति नियम की बात करें तो उसमें कहा गया है कि दो विभिन्न पिंडों पर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2001 में। अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है, और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की बात करें तो यह नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है,
और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और अगर हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो यह लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और अगर नंदा देवी की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है और बहुत सुंदर है। हमारा अगला सवाल है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। उस समय के अनुसार लिखा है करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जापान में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कारकोट राजवंश था वह जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। अगला सवाल है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्ट। कूलाम की बात करें तो यह आवेश का एसआई मात्रक है, जूल ऊर्जा का है और एम्पियर विद्युत धारा का है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जॉन बी स्टेनली, ये तो थे, एम.एन.एफ. बिटिंगम ये भी थे, अकीरा योशिनो ये भी थे, लेकिन गोनी स्मिथ इसमें नहीं थे। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में जो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वह लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। और अगर लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो यही वह बैटरी है जो मोबाइल में, लैपटॉप में लगाया जाता है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में तृष्णा यानी कि इच्छा ही दुखों का कारण है, और जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया उसको कभी दुख नहीं होगा। और इच्छाओं पर नियंत्रण करने के वो जो तरीका बताते हैं वो ही है अष्टांगिक मार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। देखते हैं दोस्तों, तो पुलिस सुधार ये तो उसका योगदान था, बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, सेना व न्यायिक सुधार भी करवाया था, लेकिन सती प्रथा पर रोक उसने नहीं लगवाई थी। दोस्तों भारत में सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगवाया था 1829 ईस्वी में। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं ऑप्शंस को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये तो थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये भी थे, डॉक्टर के.एन. मुंशी ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल नहीं, राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति में नहीं थे। अगले सवाल को देखते हैं निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaCO3। चलिए अगले सवाल को देखते हैं 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। अगर डलहौजी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि यह 1853 के समय में भारत का वायसराय हुआ करता था। उसके बाद अगर एल्गिन 1 की बात करें तो जो एल्गिन 1 था यह 1862-63 में भारत का वायसराय था। और अगर हम बात करें
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की, तो यह 1894 से 99 तक था। और डलहौजी की बात करें तो उस समय तो वायसराय का पद ही नहीं हुआ करता था, उस समय तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। वायसराय का पद तो तब आया जब 1857 के बाद गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म किया गया और उसको वायसराय बनाया गया। और वायसराय इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके दूत के रूप में भारत में शासन करता था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीकाकरण से है। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगले सवाल को देखते हैं। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो यह पक्षी अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 8 पक्षी अभयारण्य है और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में पक्षी अभयारण्य है तो वह कर्नाटक में ही है। अब आप लोगों को एक चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि बिहार में कौन सा पक्षी अभयारण्य है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बिहार में कौन सा पक्षी अभयारण्य है। अगले सवाल को देखते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लिनी। हमारा अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया, जी नहीं, ये गलत है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो केरल राज्य से है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन वेस्ट बंगाल राज्य में होता है और भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा धान का उत्पादक है। हमारा अगला सवाल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। इसके बाद है ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। इसके बाद डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, जी हाँ उस समय तो वही थे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी। और अगर ट्राई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारत में शिक्षा में सुधार करने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति को 1854 ईस्वी में लाया गया था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को और याद कीजिएगा। इस नीति के अनुसार कहा गया था कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाएगी और जो माध्यमिक शिक्षा है वह मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में दी जाएगी, लेकिन जो उच्च शिक्षा है
वह केवल अंग्रेजी माध्यम में ही दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। उसके बाद हमारा ऑप्शंस है, ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। ठीक है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि नीरज चोपड़ा तो अभी के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध, पूरे दुनिया में जाना जाने वाला खिलाड़ी बन चुके हैं और वो भाला फेंक से संबंधित है, जो 2020 के ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीते थे और अभी जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें रजत पदक जीते हैं। हमारा अगला सवाल है, सुमेलित करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल दोस्तों, तो यह 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता ही होगा कि 1917 में हुआ था। चलिए अब इस प्रकार हम देखते हैं कि एक में चार केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। और फिर दो में तीन ये भी है, फिर 3 में 2 भी दिया हुआ है और चंपारण सत्याग्रह डी में 1 भी दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों ये हिंदू स्वराज नहीं, हिंद स्वराज था और इसके लेखक थे महात्मा गांधी। अगला सवाल है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खमसीन मिस्र का स्थानीय पवन है। हमारा अगला सवाल है, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर पटना गए होंगे और वो भी उत्तर बिहार से, तो जब उत्तर बिहार से आप पटना जाइएगा तो उस पर सबसे पहले एक पुराना पुल था जिसका नाम था महात्मा गांधी सेतु, जो अभी भी है, वो 1948 में बना था। लेकिन उस पुल पे बहुत भीड़ होता था तो एक और पुल बनाया गया जिसका नाम है जेपी सेतु, और यह उसी की बात कर रहा है। तो जो जेपी सेतु है वह छपरा को पटना से कनेक्ट करने वाला सेतु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी पर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य हैं? दोस्तों अगर सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है। और इसके सदस्यों की बात करें तो ईरान इसका सदस्य नहीं है, यानी कि ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। तो यह एक प्रकार का गुड़ है दोस्तों, जो केरल में प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर जीआई टैग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यह किसी स्थानीय वस्तु को दिया जाता है, और यह उस वस्तु को दिया जाता है जो वस्तु किसी विशेष स्थान पर विशेष रूप से पाई जाती है, और वह अगर कहीं और भी पाई जाती है तो उसकी गुणवत्ता उस स्थान जैसी नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह गाना गाती थी और इनको अच्छा गाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है,
ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिजोरम में। अगले सवाल को देखते हैं। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों बेरीनाग झील से हमारी झेलम नदी निकलती है। बाकी नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो जो चिनाब नदी है इसका उद्गम बारालाचा दर्रे से होता है। दोस्तों जो चिनाब नदी है यह चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा। जो बारालाचा दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर इसको चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, लेकिन जब चंद्रा और भागा नदियाँ मिल जाती है तो वहाँ से इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो जो ब्यास नदी है यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही रोहतांग दर्रा से होकर जाती है और ब्यास कुंड से निकलती है। अब हमारा बचा रावी नदी। तो दोस्तों रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और उसके बाद हम देख लेते हैं अपने अगले सवाल को। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल नहीं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित भी नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये सही है दोस्तों। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कराची में। दोस्तों अगर इस अधिवेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल साहब। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया था। दोस्तों कांग्रेस के सारे अधिवेशनों के ऊपर हम एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आप लोग कांग्रेस के सारे अधिवेशन आराम से समझ जाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएई और सऊदी अरब द्वारा। अपने अगले सवाल को देखते हैं। पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इजराइल का उत्पाद है? जी नहीं, यह तो भारत का है, तो एक तो होगा ही नहीं। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है? बिल्कुल ये सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर का उपकरण लगा है? बिल्कुल, यह भारत का उत्पाद है ये भी, यानी कि 2, 3, 4 जिसमें है वही सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5 और जो 7.4 है यह रक्त का पीएच मान होता है। याद रखिएगा इस बात को। हमारा अगला सवाल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है? सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है? ये भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है? बिल्कुल सही है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करते हैं? बिल्कुल, चारों सही है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। अगला सवाल है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? दोस्तों अगर हम मान बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इस हमारे सवाल का जवाब है वो है मिल्क मैन। मिल्क मैन जो पुस्तक है वह एन्ना बर्न्स के द्वारा लिखा गया है, जिनको इसी पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। सॉरी दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, मान बुकर को नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। दोस्तों 123 जो है उसमें बताया गया है कि अगर संसद का सत्र किसी कारण से नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति उस समय में अध्यादेश जारी करता है।
जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के ही समतुल्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना हो तो वह अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करेगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, बिल्कुल यही सही है। दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह अनिवार्य रूप से जो दल सत्ता में है उसी का होगा। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, कृपया आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह एक मात्र समिति है जिसमें सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वह अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। अगले सवाल को देखते हैं, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम जनित्र का उपयोग करते हैं। जो जनित्र होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हम अगर मोटर की बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगले सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। और अगर यहाँ पे धातु रहता तो होता पारा, और अगर अधातु है तो हो जाएगा ब्रोमीन। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन यानी कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। हमारा अगला सवाल है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है आने वाले एग्जामों से। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है और यह पुरस्कार पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, हीराकुंड किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर बना है, उड़ीसा में। और याद रखिएगा कि यह मिट्टी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। और अगर भाग पूछेगा तो भाग 4A। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। सवर्ण सिंह समिति पर इसको शामिल किया गया था। शुरू में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन सन 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो चुके हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों, उसको दाब कहते हैं और इसका मात्रक होता है पास्कल। आप पढ़े होंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, सियाचिन हिमनदी स्थित है? सही जवाब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और अगर केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने 1866 ईस्वी में भारत ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और महादेव गोविंद रानाडे की अगर हम बात करें
तो इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। और अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1845 से 46 के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और अगर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो वह 1849 से 50 के बीच हुआ था। इसमें भी अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए कि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके लिए पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में करा देंगे। तो आप हमारे तरफ से आश्वस्त रहिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।